नमस्कार साथियों, मैं अनूप पुनिया आप सभी का एग्जाम गुरुकुल भाई अनूप पुनिया यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता है, हम पॉलिटी पढ़ रहे हैं और पॉलिटी की इस सीरीज में हम जो टॉपिक पढ़ रहे हैं वो प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स यानी प्रधानमंत्री तथा मंत्रिपरिषद का टॉपिक पढ़ रहे हैं। और पिछली क्लासेज में हमने जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एंड प्राइम मिनिस्टर का टॉपिक है जो शुरू किया था। आज की इस क्लास में हम सबसे पहले देखेंगे कि जो कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की यानी मंत्रिपरिषद की जो सामूहिक उत्तरदायित्व है वो देखेंगे। और इसके बाद हम देखेंगे जो हमारे मिनिस्टर्स हैं, टाइप ऑफ मिनिस्टर्स हैं यानी मंत्री कितने प्रकार के होते हैं वो देखेंगे। उसके बाद जो प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का टॉपिक खत्म हो जाएगा, फिर देखेंगे हम अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया यानी भारत का महान्यायवादी। तो एक बार देख लेते हैं, आर्टिकल 75 में है कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। क्या कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी? आर्टिकल 75 में ही है क्या? कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, यानी सामूहिक उत्तरदायित्व। सामूहिक उत्तरदायित्व, ठीक है। सामूहिक उत्तरदायित्व। सामूहिक उत्तरदायित्व का मतलब क्या है? सामूहिक उत्तरदायित्व का मतलब है कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है वो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। यानी जो पूरी की पूरी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है वो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है, क्योंकि जो सरकार बनती है वो कहां से बनती है? वो बनती है लोकसभा से। लोकसभा का चुनाव होता है और लोकसभा के चुनाव में ही फिर लोकसभा का चुनाव होने के बाद क्या होता है? मंत्रिपरिषद का गठन होता है। हालांकि मंत्री हैं जो राज्यसभा से भी होते हैं, लेकिन जो सरकार किसके बेस पे बनती है? सरकार बनती है लोकसभा के बेस पे, ठीक है। तो सबसे पहले है, अगर लोकसभा में नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो जाता है, क्या है? सबसे पहला क्या है? सबसे पहले अगर देखें कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी में क्या है, इफ नो कॉन्फिडेंस मोशन, नो कॉन्फिडेंस मोशन पासिस इन लोकसभा, यदि लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाता है, अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाता है, ठीक है। यानी जो अपोजिशन है वो लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लेके आती है और वो लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव अगर पारित हो जाता है तो पूरी की पूरी देन ऑल मिनिस्टर्स इंक्लूडिंग मिनिस्टर्स फ्रॉम राज्यसभा, मिनिस्टर्स फ्रॉम राज्यसभा shall have to resign, ठीक है। यानी सभी मंत्री राज्यसभा के मंत्री समेत सभी मंत्री राज्यसभा के मंत्री समेत को त्यागपत्र देना होगा, ठीक है। तो देखो, जो नो कॉन्फिडेंस मोशन कहां पे पास हुआ? वो हुआ लोकसभा में पास, ठीक है। कहां पे? लोकसभा में। और जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर उसको फिर सारी की सारी को क्या करना होगा? त्यागपत्र देना होगा। चाहे उस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में राज्यसभा से भी जो मंत्री क्यों ना हो, मिनिस्टर्स क्यों ना हो, सभी को क्या देना होगा? सभी को त्याग पत्र देना होगा, ठीक है। तो पहला पॉइंट तो यही था जो कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी में, क्योंकि देखो अगर लोकसभा में अब पूरी की पूरी जो मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी है? लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है, ठीक है। उसके बाद अगला पॉइंट क्या है? अगला पॉइंट है, अगर एक कोई मंत्री काम करता है, क्या? अगर कोई एक मंत्री काम करता है तो वो पूरी की पूरी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का काम माना जाएगा, ठीक है। यानी द फंक्शन ऑफ ए मिनिस्टर, द function of a minister shall
assumed shall be assumed the function of whole council of minister, whole काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। ठीक है, यानी इसमें क्या है, इसमें है एक मंत्री द्वारा किया गया कार्य, एक मंत्री द्वारा किया गया कार्य पूरी मंत्रिपरिषद का कार्य माना जाएगा, पूरी मंत्री परिषद का कार्य माना जाएगा। ठीक है, पूरी मंत्री परिषद का क्या माना जाएगा, कार्य माना जाएगा। ठीक है, तो ये भी क्या है, यानी जो एक मंत्री करेगा वो ये नहीं बोलते कि कोई भी मिनिस्ट्री अगर कार्य करती है तो सीधा हम क्या बोलते हैं कि सरकार के द्वारा किया गया कार्य, यानी मंत्री परिषद के द्वारा किया गया कार्य। ठीक है, तो पूरा का जो पूरी मंत्री परिषद है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, उसका क्या माना जाएगा, वो कार्य माना जाएगा। ठीक है, तो यहां से फिर क्या निकल के आता है, यहां से निकल के आता है, इन दो पॉइंट से ये निकल के अभी जो कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है लोकसभा के प्रति किसकी, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की। तो अगला जो पॉइंट यही है, द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबल टू द लोकसभा, राज्यसभा के प्रति नहीं, सिर्फ और सिर्फ लोकसभा के प्रति। ठीक है, ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबल किसके प्रति होती है, लोकसभा के प्रति होती है। और ये जो क्वेश्चन है बहुत बार एग्जाम में पूछा भी जा चुका है कि जो मंत्रिपरिषद है किसके प्रति उत्तरदायी होती है, सामूहिक रूप से। ठीक है, तो यानी अगला पॉइंट क्या है, फिर इन दो पॉइंट से निकल के आता है, द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स is collectively responsible to the council of minister is collectively responsible to लोक सभा। ठीक है, यानी मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी है, सामूहिक रूप से उत्तरदायी है। ठीक है, सामूहिक रूप से क्या है, उत्तरदायी है। ठीक है, उसके बाद क्या है, उसके बाद है, अगर कोई कैबिनेट में डिसीजन लिया जाता है तो बाइंड होता है वो डिसीजन किसके ऊपर, सभी मिनिस्टर्स के ऊपर। या ठीक है, यानी ऑल कैबिनेट डिसीजंस बाइंड द ऑल मिनिस्टर्स, यानी इसमें कैबिनेट भी है और जो अन्य मंत्री है वो भी है, ऑल मिनिस्टर्स इवन दे डिफर्ड इन कैबिनेट मीटिंग, ठीक है, इन कैबिनेट मीटिंग इफ any minister disagreed then he must have resigned। ठीक है, यानी देखो क्या है, मंत्रिपरिषद के या मंत्रिमंडल के, ठीक है, क्योंकि कैबिनेट के डिसीजन है, यानी जो मंत्रिमंडल के डिसीजन है, मंत्रिमंडल के निर्णय सभी मंत्रियों के लिए बाध्य है, चाहे वो
जो मीटिंग है, बैठक में, चाहे वो बैठक में क्या हो, चाहे वो बैठक में अलग विचार रखते हो, अलग विचार रखते हो, ठीक है। यदि कोई मंत्री निर्णय से सहमत नहीं है, जो कैबिनेट मीटिंग में निर्णय लिया जाता है, निर्णय से सहमत नहीं है, यदि कोई मंत्री निर्णय से सहमत नहीं है तो वह त्याग पत्र देगा। क्या देगा? त्याग पत्र देगा, ठीक है। यानी कैबिनेट के द्वारा मंत्रिमंडल कैबिनेट क्या होती है? कैबिनेट होती है जो इंपॉर्टेंट मिनिस्टर्स होते हैं, यानी इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्रीज के मिनिस्टर होते हैं, जैसे फाइनेंस है, जैसे डिफेंस है, होम मिनिस्ट्री है, एक्सटर्नल अफेयर्स है, ऐसे। तो जो इंपॉर्टेंट मिनिस्टर होते हैं उनका मंत्रिमंडल या कैबिनेट होता है, और उस कैबिनेट के द्वारा लिए गए सारे के सारे डिसीजन सभी के सभी मंत्रियों के ऊपर बाध्य होते हैं। और चाहे वो अलग विचार क्यों न रखते हो बैठक में, अगर वो असहमत है, उन निर्णयों से असहमत है, तो उनको क्या देना होगा? उनको त्याग पत्र देना होगा, ठीक है। ये क्या है? कंपलसरी है। और इतिहास में हुआ भी है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने 1954 में अपना रिजाइन दिया था। किसके खिलाफ? जो हिंदू कोड बिल आया था 1954 में। और सीडी देशमुख जी ने भी एक बार दिया हुआ है, जो स्टेट की रीऑर्गेनाइजेशन की एक पॉलिसी आई थी, वो अपने विचार मतलब उस पॉलिसी से असहमत थे, उन्होंने भी क्या कर दिया था? त्याग पत्र दे दिया था, ठीक है। तो यानी अगर वो असहमत है तो क्या देना होगा? उनको त्याग पत्र देना होगा। तो ये थी कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो किसमें दिया हुआ है? आर्टिकल 75 में। क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि सामूहिक उत्तरदायित्व या कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी किस आर्टिकल में है? तो वो आर्टिकल 75 अनुच्छेद 75 में है, ठीक है। अब उसके बाद देखते हैं टाइप ऑफ मिनिस्टर्स, यानी मंत्रियों के कितने प्रकार हैं। टाइप ऑफ मिनिस्टर्स, टाइप ऑफ मिनिस्टर्स में अगर मेन बात करें तो 3 प्रकार के हैं, लेकिन जो एक होते हैं पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी, संसदीय सचिव, वो भी मंत्री तो नहीं होते, लेकिन वो जो इंपॉर्टेंट मिनिस्टर्स होते हैं उनकी सहायता के लिए क्या है? उनकी सहायता करते हैं, उनके साथ अटैच कर दिया जाता है उनको। और वो फिर जो सीनियर जो मिनिस्टर्स होते हैं उनकी सहायता के लिए क्या किए जाते हैं? वो अपॉइंट जो पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी अपॉइंट किए जाते हैं, ठीक है। तो अब देखते हैं कंपोजिशन ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, यानी कौन कौन है। कंपोजिशन ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, ठीक है, यानी मंत्री परिषद का गठन, ठीक है। तो इसमें देखते हैं टाइप ऑफ मिनिस्टर्स, टाइप ऑफ मिनिस्टर्स यानी मंत्रियों के प्रकार। मंत्रियों के प्रकार, सबसे पहले है कैबिनेट मिनिस्टर्स, ठीक है, कैबिनेट मंत्री। कैबिनेट मंत्री क्या होते हैं? कैबिनेट मंत्री होते हैं जो इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्रीज के क्या होते हैं? हेड होते हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्रीज के क्या होते हैं? हेड होते हैं, यानी हेड ऑफ इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्रीज। जो प्रमुख मंत्रालय होते हैं, इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्रीज, यानी प्रमुख मंत्रालयों के मुख्य महत्वपूर्ण मंत्रालयों के प्रमुख ये होते हैं, ठीक है। जैसे एग्जांपल लें, महत्वपूर्ण मंत्रालय में कैसे कौन कौन है? जैसे होम मिनिस्ट्री है, होम है, डिफेंस है, ठीक है, होम है, डिफेंस है, और क्या है? जैसे फाइनेंस है, ऐसे बहुत सारे हैं। जैसे अगर बात करें एक्सटर्नल अफेयर्स है, विदेश मंत्रालय है, ठीक है, ईटीसी, ठीक है। तो यानी ये क्या है? ये मिनिस्ट्रीज के हेड होते हैं। अगर बात करें तो इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्रीज के मंत्रालयों के हेड होते हैं, ठीक है।
उसके बाद नेक्स्ट क्या है, जो सेकंड टाइप है वो है मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट, यानी राज्य मंत्री जिसको बोलते हैं, मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट, मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट या राज्य मंत्री। ठीक है, क्या, राज्य मंत्री। इसको भी टू टाइप्स में डिवाइड कर दिया जाता है। एक तो होते हैं इंडिपेंडेंट चार्ज, जिसको मतलब स्वतंत्र प्रभार दिया जाता है। ठीक है, इंडिपेंडेंट चार्ज। एक तो होते हैं इंडिपेंडेंट चार्ज, यानी स्वतंत्र प्रभार जिसको मिलता है, स्वतंत्र प्रभार। और ये क्या है, ये भी किसी डिपार्टमेंट या मिनिस्ट्रीज के हेड बना दिए जाते हैं, किसी भी छोटी मिनिस्ट्री हो या फिर डिपार्टमेंट के हेड। ठीक है, यानी या तो किसी विभाग के प्रमुख होते बना दिए जाते हैं या किसी मंत्रालय के प्रमुख। और फिर दूसरा टाइप है जो उसको बोला जाता है मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट, मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट या राज्य मंत्री, राज्य मंत्री। और इन राज्य मंत्री को फिर जो सेकंड टाइप है, इन राज्य मंत्री को जो कैबिनेट के क्या बना दिया जाता है, इनको कैबिनेट का सहायक बना दिया जाता है। ठीक है, यानी ये किसके अटैच्ड टू कैबिनेट, अटैच्ड टू कैबिनेट, यानी कैबिनेट में सहायक होते हैं, कैबिनेट में सहायक होते हैं। ठीक है, एक तो देखो जो मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट या राज्य मंत्री, एक तो स्वतंत्र प्रभार के होते हैं जिनके पास कोई अन्य मतलब अलग से मिनिस्ट्री या मंत्रालय होता है या फिर क्या कोई विभाग होता है। और एक होते हैं मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट में राज्य मंत्री ही जो क्या है कैबिनेट के सहायक होते हैं। ठीक है, उसके बाद जो थर्ड टाइप है वो है डिप्टी मिनिस्टर्स, जिसको बोला जाता है उप मंत्री। क्या, डिप्टी मिनिस्टर्स या उप मंत्री, डिप्टी मिनिस्टर्स या उप मंत्री। ठीक है, डिप्टी मिनिस्टर्स या उप मंत्री की बात करें तो इनके पास कोई अलग से मतलब डिपार्टमेंट या अलग से कोई डिपार्टमेंट या मिनिस्ट्री नहीं दी जाती, यानी इनके को इंडिपेंडेंट चार्ज नहीं मिलता। लेकिन ये क्या है, ये या तो सहायक होते हैं किसके, कैबिनेट मिनिस्टर्स के, अटैच्ड टू कैबिनेट मिनिस्टर्स, कैबिनेट मिनिस्टर्स, यानी जो कैबिनेट मंत्रियों के सहायक होते हैं, कैबिनेट मंत्रियों के सहायक होते हैं या और। ठीक है, ये क्या है, अटैच्ड टू स्टेट, मिनिस्टर ऑफ स्टेट, मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट, यानी राज्य मंत्री के सहायक होते हैं, राज्य मंत्री के सहायक। ठीक है, तो ये थे क्या, सबसे पहला कैबिनेट मिनिस्टर्स, दूसरा स्टेट मिनिस्टर्स और तीसरा डिप्टी मिनिस्टर्स या उप मंत्री। अब एक फोर्थ टाइप है जो वो है पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी। ठीक है, क्या है, यही लिख देता हूं मैं, पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी, पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी। ठीक है, संसदीय सचिव, संसदीय सचिव। ठीक है, और ये क्या है, अटैच्ड टू सीनियर मिनिस्टर्स, यानी जो वरिष्ठतम मंत्री होते हैं उनके साथ क्या, उनके क्या होते हैं, उनके सहायक होते हैं। और ये मतलब किसमें सहायता करते हैं, जो पार्लियामेंट्री ड्यूटीज हैं, हेल्प इन पार्लियामेंट्री ड्यूटीज, पार्लियामेंट्री ड्यूटीज, यानी जो संसद में कर्तव्य होते हैं एक मंत्री के, उनको क्या है परफॉर्म करने में ये सीनियर जो मिनिस्टर्स होते हैं, यानी जो वरिष्ठतम मंत्री होते हैं, उनकी सहायता करते हैं। तो ये टॉपिक था जो प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। ठीक है, अब हम देखेंगे अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, आर्टिकल 76 में दिया हुआ है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, भारत का महान्यायवादी। ठीक है, ये नोट कर लेना चीजें, कभी कंफ्यूज नहीं होगी। इसके बाद ऐसे ही इसको ड्रॉ कर लेना, जो मैंने ग्राफिकल या इसको बोल सकते हो आप चार्ट बनवाया है, इसको आप ड्रॉ जरूर कर लेना। और जब भी कंफ्यूजन होने लगे कि इनमें जो कैबिनेट मिनिस्टर में और राज्य मंत्री, मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट
या डिप्टी मिनिस्टर्स, उपमंत्री में क्या डिफरेंस है, जब कंफ्यूज होने लगो तो एक बार इसको देख लेना। यहां से क्वेश्चंस बहुत कम पूछे जाते हैं, लेकिन आपके लिए ये बहुत जरूरी है ताकि आपके मन में कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, देखो अगर हमारे संविधान में बात करें तो कैबिनेट का जो जिक्र है, कैबिनेट शब्द नेशनल इमरजेंसी में सिर्फ आया है कि भाई अगर नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर करनी हो तो प्रेसिडेंट को क्या है, रिटर्न जो नोटिस देना, रिटर्न रिकमेंडेशन देनी होगी कैबिनेट के द्वारा। सिर्फ और सिर्फ वहां पे कैबिनेट का जिक्र है, बाकी हर जगह क्या है, बाकी हर जगह मंत्री परिषद या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हम पढ़ते हैं। ठीक है, तो अगला टॉपिक क्या हमारा, हमारा अगला टॉपिक है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, भारत का महान्यायवादी। क्या है अगला टॉपिक, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है, भारत का महान्यायवादी, भारत का महान्यायवादी, महान्यायवादी। ठीक है, ये आपको पता है क्योंकि हम भाग 5 पढ़ रहे हैं, तो यानी ये किस में है, ये पार्ट 5 में है। किसमें है, पार्ट 5 में है, और पार्ट 5 में भी कहां पे, आर्टिकल 76 में है। ठीक है, अनुच्छेद 76 में है। ठीक है, ये याद रखना, बहुत से एग्जाम्स में पूछा जाता है कि भारत के महान्यायवादी का पद है जो किस अनुच्छेद में है, वो किस अनुच्छेद में है, वो 76 आर्टिकल में है। ठीक है, अब आर्टिकल 76 में दिया हुआ अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है, यही दिया हुआ, यानी आर्टिकल 76 में क्या है, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, भारत का महान्यायवादी, महान्यायवादी की जो पोस्ट है वो आर्टिकल 76 में है। ठीक है, अब जैसा कि आपको पता है, नाम से ही पता चलता महान्यायवादी, यानी महान्यायवादी का मतलब क्या है, कुछ तो इसके अंदर डिफरेंस है, जो क्या है, ये महा है, यानी इसके नाम के आगे मतलब न्यायवादी, न्यायवादी से तो पता चलता भाई जज वगैरह, अंदाजा लगा सकते, महा का मतलब क्या है, मुख्य। तो यानी ये क्या होता है, हाईएस्ट लॉ ऑफिसर होता है भारत सरकार का या देश का। ठीक है, यानी देश की जो सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है, ये क्या होता है, हाईएस्ट लॉ ऑफिसर इन कंट्री। ठीक है, देश का सर्वोच्च विधि अधिकारी, सर्वोच्च विधिक अधिकारी, सर्वोच्च विधिक अधिकारी ये होता है। ठीक है, क्या होता है, सर्वोच्च विधिक अधिकारी होता है, यानी ये बोले कि जो भारत सरकार का क्या होता है, ये वकील होता है, एडवोकेट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। क्या है, इसको बोल सकते हैं एडवोकेट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, एडवोकेट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, दूसरी बात क्या है, अगर ये संविधान में वर्णित है तो इसका मतलब क्या है, ये संवैधानिक पद है, यानी कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस, यानी संवैधानिक पद है, संवैधानिक पद है ये। ठीक है, क्योंकि संविधान में वर्णन है, और संविधान में भी बाकायदा भाग 5 में अनुच्छेद 76 में आर्टिकल 76 में है, अगर संविधान में है तो इसलिए क्या है, ये संवैधानिक पद है या कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है। ठीक है, और जो ये पद है अटॉर्नी जनरल का, ये कहां से लिया हमने, सोर्स क्या है इसका, प्रेरणा कहां से, स्रोत ये है, लिया हमने ब्रिटेन से। कहां से लिया है, ब्रिटेन के संविधान से लिया है। और अगर ब्रिटेन की बात करें तो जो ब्रिटेन में अटॉर्नी जनरल होता है वो जो मेंबर ऑफ कैबिनेट होता है। ठीक है, अगर ब्रिटेन की बात करें, नोट करके लिख लेना कहीं, नोट, ब्रिटेन में जो अटॉर्नी जनरल ऑफ है, अटॉर्नी जनरल महान्यायवादी है, ये क्या होता है, मेंबर ऑफ कैबिनेट, मेंबर ऑफ कैबिनेट होता है। ठीक है, यानी कैबिनेट का सदस्य होता है, लेकिन इन इंडिया क्या है, नॉट मेंबर ऑफ कैबिनेट।
नॉट मेंबर ऑफ कैबिनेट, यानी मंत्री जो मंडल है उसका सदस्य नहीं होता। ठीक है, ये चीजें नोट कर लेना। कई बार देखो मैं ये पॉइंट साथ में नोट करवा रहा हूं, कंपैरिजन करवा रहा हूं। ठीक है, जैसे यूएसए का मैंने वाइस प्रेसिडेंट में करवा था कि भाई यूएसए में जो एक्टिंग प्रेसिडेंट होता है वो रिमेनिंग पीरियड के लिए, जो बचा हुआ कार्यकाल है उसके लिए, पूरा कार्यकाल के लिए काम करता है। लेकिन भारत में जो एक्टिंग प्रेसिडेंट होता है वो मैक्सिमम 6 महीने के लिए कार्य करता है। ऐसे मतलब मैं कंपैरिजन के पॉइंट बताता हूं, तो इसका मतलब क्या है आप इनको नोट जरूर करते रहना। कई बार क्वेश्चन ही पूछ लिया जाता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ ब्रिटेन एंड इंडिया। ठीक है, तो कई बार मेंस वगैरह में, स्टेट पीसीएस में ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो देखो जो अटॉर्नी जनरल है ब्रिटेन में मेंबर ऑफ कैबिनेट होता है, लेकिन भारत में ऐसा नहीं होता। ठीक है, उसके बाद क्या है, जो अटॉर्नी जनरल है ये अपॉइंट किया जाता है किसके द्वारा, अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति के द्वारा। ठीक है, जब हमने अपॉइंटिंग पावर ऑफ प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति की नियुक्ति की जो शक्तियां थी उनके बारे में पढ़ा, तब भी पढ़ा था ये। और ऑन एडवाइस ऑफ पीएम, ऑन एडवाइस ऑफ पीएम यानी प्रधानमंत्री की सलाह पे। ठीक है, किसकी सलाह पे, प्रधानमंत्री की सलाह पे। और जो इसका ऑफिस है, सॉरी जो टर्म है इसका, वो क्या है, ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत कार्य करेगा। ठीक है, यानी जो टर्म है इसका, यहां लिख देता हूं मैं, टर्म या कार्यकाल किसका, अटॉर्नी जनरल का, ड्यूरिंग प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट, ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट। ठीक है, ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट का मतलब राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ये कार्य करता है। ठीक है, जब तक राष्ट्रपति का चाहेगा तब तक क्या है, उसको जो अटॉर्नी जनरल कार्य करेगा। राष्ट्रपति अगर चाहेगा तो उसको रिमूव भी कर सकता है। ठीक है, उसके बाद आता है अटॉर्नी जनरल के लिए क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। अटॉर्नी जनरल के लिए क्वालिफिकेशंस क्या होने चाहिए, ये बातें हैं, इसमें देखते हैं क्या क्या होनी चाहिए। तो इसमें है सबसे पहले तो वो क्या है, सबसे पहले तो यही भाई क्या, भारत का नागरिक होना चाहिए, सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए। दूसरा है वो किसी एक हाईकोर्ट में या एक से ज्यादा हाईकोर्ट्स में कुल 5 साल तक क्या हो, जज रहा हो। ठीक है, क्या रहा हो, जज रहा हो, न्यायाधीश रहा हो। या फिर क्या है, किसी एक कोर्ट में या एक से ज्यादा कोर्ट्स में कुल मिला के 10 साल तक वो अधिवक्ता या एडवोकेट रहा हो। तो क्वालिफिकेशंस देखते हैं अटॉर्नी जनरल की, क्वालिफिकेशंस या योग्यता देखते हैं। ठीक है, सबसे पहला तो क्या है, वो सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए, सिटीजन ऑफ इंडिया यानी भारत का नागरिक होना चाहिए, भारत का नागरिक होना चाहिए। ठीक है, या फिर वो क्या होना चाहिए, और जज होना चाहिए, मस्ट बी जज इन ए हाई कोर्ट और मोर देन 1 हाई कोर्ट। ठीक है, या तो एक हाई कोर्ट में या एक से ज्यादा हाई कोर्ट में, और मोर देन 1 हाई कोर्ट फॉर 5 ईयर्स। ठीक है, यानी एक या एक से ज्यादा हाई कोर्ट में, एक या एक से ज्यादा हाई कोर्ट में कुल 5 वर्ष जज या न्यायाधीश रहा हो। ठीक है, या फिर क्या होना चाहिए, मस्ट बी एडवोकेट इन ए हाई कोर्ट, एक हाई कोर्ट में, और मोर देन 1 हाई कोर्ट, मोर देन 1 हाई कोर्ट फॉर 10 ईयर्स, 10 वर्ष तक वो क्या हो, वकालत की हो, अधिवक्ता रहा हो। ठीक है, यानी एक या एक से ज्यादा हाई कोर्ट में, एक या एक से ज्यादा हाई कोर्ट में 10 साल या 10 वर्ष क्या हो, अधिवक्ता रहा हो। अधिवक्ता का मतलब होता है वकील रहा हो। ठीक है, और क्या हो, इमिनेंट जूरिस्ट होना चाहिए, किसकी नजर में,
राष्ट्रपति की नजर में, यानी राष्ट्रपति की नजर में क्या होना चाहिए, वो कानून का ज्ञाता होना चाहिए, ठीक है। इमिनेंट जूरिस्ट इन ओपिनियन ऑफ प्रेसिडेंट, इमिनेंट जूरिस्ट इन ओपिनियन ऑफ प्रेसिडेंट, यानी राष्ट्रपति की नजर में, राष्ट्रपति की नजर में कानून का ज्ञाता होना चाहिए, ठीक है। यानी राष्ट्रपति को ये लगना चाहिए कि ये व्यक्ति है जो ये कानून का ज्ञाता है, कानून की इसको नॉलेज है, लॉ की इसको नॉलेज है, ठीक है। तो ये थी क्वालिफिकेशन किसकी, एक क्वालिफिकेशन थी जो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की, ठीक है। और जो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया रिजाइन किसको करते हैं, अगर प्रेसिडेंट अपॉइंट करते तो इसका मतलब ये रिजाइन भी किसको करेंगे, यहीं पे नोट कर लो इसको, ये रिजाइन भी किसको करेंगे, टू प्रेसिडेंट, यानी राष्ट्रपति को संबोधित करते हैं, ठीक है। इसको राष्ट्रपति को संबोधित करते हैं अपना त्याग पत्र, ठीक है। उसके बाद देखते हैं फंक्शन क्या क्या है इनके, जो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया है इनके फंक्शन क्या है फिर, यानी ये क्या कार्य करते हैं। सबसे पहले तो क्या है, अगर ये भारत के महान्यायवादी है, यानी जो भारत के सबसे बड़े, देश के सबसे बड़े विधिक अधिकारी है, तो जो पहला फंक्शन तो क्या है, लीगल मैटर्स में ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को एडवाइस करते हैं, ठीक है। क्या करते हैं, ये एडवाइस करते हैं या सलाह देते हैं किसको, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, किसमें, लीगल मैटर्स में, ठीक है। यानी टू गिव एडवाइस टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपॉन सच लीगल मैटर्स विच आर रेफर्ड बाय प्रेसिडेंट टू हिम, ठीक है। तो फंक्शन क्या होगी इसके, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के, या कार्य क्या होगी, टू गिव एडवाइस, टू गिव एडवाइस टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, GOI लिख रहा हूं, ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, टू गिव एडवाइस टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन सच लीगल मैटर्स, such legal matters which are referred to him, which are referred to him by president, ठीक है। यानी राष्ट्रपति क्या है, जो राष्ट्रपति द्वारा निर्देशित विधिक कार्य भारत सरकार को सलाह देना, ठीक है। यानी राष्ट्रपति द्वारा निर्देशित लीगल मैटर्स, विधिक, ठीक है, कार्यों में भारत सरकार को सलाह देना, ठीक है। यानी जो विधिक कार्य है, राष्ट्रपति अगर इनको ये बोले कि आप जो ये लीगल मैटर है इसमें क्या करें, भारत सरकार को सलाह दे, तो क्या है, वो भारत सरकार को सलाह देते हैं, ठीक है। अगला क्या है, अगर कोई भी लीगल फंक्शन है जो किसके द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा इनको सौंपा जाता है, ठीक है। यानी टू परफॉर्म द लीगल फंक्शन, टू परफॉर्म्स द लीगल फंक्शंस असाइन्ड बाय प्रेसिडेंट, असाइन्ड बाय प्रेसिडेंट, ठीक है। यानी राष्ट्रपति द्वारा सौंपे गए विधिक कार्य करेगा, ये विधिक कार्य, ठीक है। और तीसरा क्या है, तीसरा है ये भारत सरकार का पक्ष रखेगा, ठीक है। किसका, भारत सरकार का पक्ष रखेगा, यानी टू अपीयर ऑन द बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, टू अपीयर ऑन द बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। यानी भारत सरकार का, भारत सरकार का पक्ष रखेगा ये, ठीक है। भारत सरकार का पक्ष का मतलब अगर कहीं भी भारत सरकार को जो लीगली, या मतलब ऐसे कह सकते हो भारत सरकार के मतलब वकालत करेगा, ये सुप्रीम कोर्ट में जाके भारत सरकार की क्या करेगा, ये वो वकालत करेगा, ठीक है। उसके बाद ये तो हो गए फंक्शन। अब इसको कुछ राइट्स भी मिले हुए हैं अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को। वो राइट्स क्या क्या है, वो राइट्स है, सबसे पहला तो यही है कि अगर ये भारत का महान्यायवादी है, भारत का जो सुप्रीम यानी भारत का सर्वोच्च विधिक अधिकारी है,
तो इसको अधिकार है कि ये क्या कहीं भी जाके किसी भी कोर्ट में जाके क्या कर सकता है, सुनवाई कर सकता है। ठीक है, राइट टू ऑडियंस इन एनी कोर्ट इन इनसाइड द टेरिटरी ऑफ इंडिया। ठीक है, यानी इसके राइट या अधिकार क्या है, इनको किसको, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को राइट्स या अधिकार। पहला अधिकार तो क्या है, पहला अधिकार है राइट टू ऑडियंस, ऑडियंस इन एनी कोर्ट विद इन टेरिटरी ऑफ इंडिया। ठीक है, विद इन टेरिटरी ऑफ इंडिया, यानी भारत क्षेत्र में किसी भी न्यायालय में सुनवाई कर सकते हैं, किसी भी न्यायालय में सुनवाई ये कर सकते हैं। ठीक है, यानी इनका मन चाहेगा तो ये किसी भी न्यायालय में जाके सुनवाई करने का अधिकार रखते हैं। ठीक है, उसके बाद अगला क्या है, अगला है ये जो पार्लियामेंट की जो दोनों हाउसेज की जो प्रोसीडिंग्स होती हैं उसमें क्या कर सकते हैं, भाग ले सकते हैं। ठीक है, और उसमें बोल सकते हैं, यानी राइट टू टेक। अगला क्या है, राइट इनको टू स्पीक एंड टेक पार्ट्स इन प्रोसीडिंग, टू स्पीक एंड टेक्स पार्ट इन प्रोसीडिंग्स ऑफ both the houses of parliament, both the houses of parliament। ठीक है, यानी संसद के दोनों सदनों में भाषण दे सकते हैं और कार्यवाही में भाग ले सकते हैं, बट कैन नॉट वोट, लेकिन मत नहीं दे सकते। ठीक है, यानी ये संसद के दोनों सदनों में भाषण दे सकते हैं, भाषण तथा कार्यवाही में भाग ले सकते हैं, कार्यवाही में भाग ले सकते हैं, लेकिन मत नहीं डाल सकते, मत नहीं। ठीक है, क्या नहीं, वोट नहीं डाल सकते। क्वेश्चन यही पूछा जाता है, क्या अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया भारत के दोनों सदनों में मत डाल सकते हैं, तो भारत के दोनों सदनों में मत नहीं डालते। ठीक है, और जो जितने भी प्रिविलेजेस यानी विशेषाधिकार एक एमपी को प्राप्त होते हैं वो सारे क्या करते हैं, एंजॉय करते हैं। ठीक है, यानी दे enjoys the all privileges होते हैं विशेषाधिकार, और all privileges that are available to MP, available to। ठीक है, यानी एक एमपी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट यानी संसद के सदस्य के सभी विशेषाधिकार ये प्रयोग करते हैं, सभी विशेषाधिकार प्रयोग करते हैं। ठीक है, यानी जो भी विशेषाधिकार एक एमपी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या संसद के सदस्य को मिले होते हैं वो सारे के सारे अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को भी मिले होते हैं। ठीक है, और ये क्या है, ये पार्लियामेंट्री कमेटी के सदस्य भी हो सकते हैं। ठीक है, दे कैन बी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्री कमेटी। ठीक है, दे कैन बी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्री कमेटी एंड कैन टेक पार्ट इन प्रोसीडिंग्स, ठीक है, हिंदी में लिख लेना, ये सभी मतलब ये क्या है, संसदीय जो समिति है उनमें भाग ले सकते हैं, जो संसदीय सदस्य के सदस्य हैं संसदीय समिति के सदस्य हो सकते हैं, और ये क्या कर सकते हैं, जो संसदीय समिति की कार्यवाही होती है उसमें भी भाग ले सकते हैं। ये क्या थे, ये थे अधिकार किसको, ये अधिकार थे जो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को। ठीक है, पहला क्या है, पहला ये है कि ये भारत क्षेत्र में किसी भी कोर्ट में जाके सुनवाई कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा है ये संसद के दोनों सदनों में बोल भी सकते हैं,
और वहां पे जो होने वाली कार्यवाही है उसमें भाग भी ले सकते हैं। दे कैन टेक पार्ट इन द प्रोसीडिंग्स ऑफ द बोथ हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, ठीक है। और अगला क्या है, ये एक एमपी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, संसद के सदस्य को विशेषाधिकार मिलते हैं, विशेषाधिकार, ठीक है। उनको क्या है कि वो सभी के सभी विशेषाधिकार अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को भी मिलते हैं, ठीक है। और अगला क्या है, ये संसदीय समिति के सदस्य हो सकते हैं, और ये उसमें जो संसदीय समिति की जो कार्यवाही है उसमें भी भाग ले सकते हैं, ठीक है। अब देखते हैं कुछ लिमिटेशंस भी हैं इनके ऊपर। लिमिटेशंस क्या है, या मतलब ये बोले कि ये मतलब और क्या कर सकते हैं, अगर ऐसे आसान भाषा में बोले तो और क्या कर सकते हैं, तो क्या ये प्राइवेट प्रैक्टिस कर सकते हैं, यानी कि क्या ये वकालत कर सकते हैं कहीं पे अटॉर्नी जनरल होते हुए, तो हाँ ये प्राइवेट प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। और जो इनकी सैलरी है वो किसके द्वारा डिटरमाइन की जाती है, ये पॉइंट आप नोट कर लेना। जो सैलरी है वो डिटरमाइन की जाती है राष्ट्रपति के द्वारा, प्रेसिडेंट के द्वारा, ठीक है। इनकी जो वेतन है वो राष्ट्रपति के द्वारा तय किया जाता है, ठीक है। ये पॉइंट नोट कर लेना। सैलरी एंड अलाउंसेस आर डिटरमाइंड बाय द प्रेसिडेंट, यानी जो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया है, भारत के महान्यायवादी है, उनके वेतन और भत्ते किसके द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा तय किए जाते हैं, ठीक है। अब देखते हैं लिमिटेशन क्या है इनके ऊपर। लिमिटेशन, सैलरी वाला पॉइंट नोट कर लेना याद करके। लिमिटेशंस क्या है या सीमाएं क्या है, ठीक है। सीमाएं क्या है, क्या सीमाएं हैं इनके ऊपर। सबसे पहले तो क्या है, ये प्राइवेट प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। कैन डू प्राइवेट प्रैक्टिस, कैन डू प्राइवेट प्रैक्टिस, यानी ये वकील का काम भी कर सकते हैं साथ साथ में, अगर ऐसा बोला जाए, ठीक है। प्राइवेट प्रैक्टिस कर सकते हैं। और दूसरा काम क्या है इनके ऊपर, क्या है, ये ऐसी किसी भी केस में प्राइवेट प्रैक्टिस नहीं करेंगे जो भारत सरकार के खिलाफ होगा, ठीक है। यानी दे शुड नॉट एडवाइस अगेंस्ट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, या कैन नॉट एडवाइस अगेंस्ट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, अगेंस्ट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। हिंदी में नोट कर लेना, ये भारत सरकार के खिलाफ किसी को सलाह नहीं दे सकते, ठीक है। और क्या है, और अगर कोई क्रिमिनल केस का जो क्या है, क्रिमिनल केस का प्रोसिक्यूट है, ठीक है, यानी कोई क्रिमिनल जो आपराधिक मामला है उसमें क्या ये वकालत कर सकते हैं, उसमें वकालत कर सकते हैं, लेकिन भारत सरकार से इनको क्या लेनी होगी, अनुमति लेनी होगी, ठीक है। शुड डिफेंड अक्यूज्ड पर्सन इन क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन, क्या है, शुड डिफेंड accused person, should defend accused person in criminal prosecution, जो क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन यानी आपराधिक मामलों में किसी भी व्यक्ति को क्या कर सकते हैं, डिफेंड कर सकते हैं, क्या, बाय द विद द परमिशन फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, विद द परमिशन फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, GOI, ठीक है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यानी क्या है, ये है जो भारत सरकार की अनुमति के साथ ही किसी आपराधिक केस वाले व्यक्ति का केस क्या है कि पैरवी कर सकते हैं, उसका केस लड़ सकते हैं, ठीक है। और दूसरा क्या है, ये किसी कंपनी के डायरेक्टर के रूप में क्या नहीं हो सकते, अपॉइंट नहीं हो सकते भारत सरकार की अनुमति के बिना, ठीक है। क्या है, शुड नॉट एक्सेप्ट द पोस्ट ऑफ, यानी कैन नॉट एक्सेप्ट द पोस्ट ऑफ डायरेक्टर ऑफ एनी कंपनी और फर्म, ठीक है। डायरेक्टर ऑफ एनी कंपनी विदाउट द परमिशन ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, GOI, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। यानी भारत सरकार की अनुमति का बिना किसी भी कंपनी के या के मतलब निर्देशक के पद पे ये नहीं रह सकते, ठीक है। तो ये था अटॉर्नी जनरल का जो टॉपिक, इंपॉर्टेंट है, आर्टिकल 76 में है, भाग 5 में है, ठीक है। और एक होता है सोलिसिटर जनरल, एक क्या होता है, एक होता है सोलिसिटर जनरल।
सोलिसिटर जनरल, ठीक है। जो सोलिसिटर जनरल होता है और एक एडिशनल सोलिसिटर जनरल होता है, ये जो अटॉर्नी जनरल है इनकी सहायता के लिए होते हैं, और ये पोस्ट है जो एक जो एडिशनल सोलिसिटर जनरल होता है, ठीक है। ये जो दोनों पोस्ट है ये आर्टिकल 76 में नहीं है, और ये किसके लिए होते हैं, ये अटॉर्नी जनरल की सहायता के लिए होते हैं, ठीक है। तो देखिए अब हमारी जो राष्ट्र भाग 5 में किस किस कौन कौन से टॉपिक जो हम कंप्लीट कर चुके हैं। प्रेसिडेंट का, वाइस प्रेसिडेंट का, ठीक है। वाइस प्रेसिडेंट के बाद हमने फिर देखा जो प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, और अब देखा हमने अटॉर्नी जनरल, ठीक है। भाग 5 में इतने टॉपिक पूरे हो चुके हैं, और अगली क्लास से हम शुरू करेंगे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्लियामेंट, क्या पार्लियामेंट या संसद का टॉपिक शुरू करेंगे, ठीक है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाग 5 में। भाग 5 में संसद का टॉपिक क्या है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। संसद में हम राज्यसभा पढ़ेंगे, लोकसभा पढ़ेंगे, डीपली पढ़ेंगे उनको, थोड़ा सा लंबा वो टॉपिक चलेगा। और इत्मीनान से आप हमारे साथ जुड़े रहिए, चीजों को नोट करते रहिए। और अगर आप हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, लाइक करना, वीडियो को शेयर करना, और कमेंट में बताना हमारी पॉलिटी की जो सीरीज चली हुई है इसके बारे में आपकी क्या राय है। और इस चैनल पे अपना सहयोग देने के लिए, अपना प्यार देने के लिए, अपना समर्थन देने के लिए आप सभी को इस प्यार, समर्थन और सहयोग के लिए थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।